स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने स्कैम 1992 के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा। तो इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था तेलगी स्कैम, ठीक है, जो 2003 में हुआ था। आज मैं आप लोगों को हर्षद मेहता स्कैम के बारे में बताऊंगा कि हर्षद मेहता स्कैम क्या था। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हर्षद शांतिलाल मेहता, ये हर्षद मेहता का पूरा नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता। इसका जन्म 29 जुलाई 1954 में पनेली मोती राजकोट डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, वहाँ पर एक गुजराती जैन फैमिली में इसका जन्म होता है। इसका बचपन का जिंदगी कहाँ गुजरता है? बोरीवली में, जहाँ पर उसके फादर एक स्मॉल टेक्सटाइल बिजनेसमैन हुआ करता था। इसका अर्ली स्टडी होता है जनता पब्लिक स्कूल में, जनता पब्लिक स्कूल कैंप 2 भिलाई में। इसे क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौकीन था, तो स्कूलिंग के बाद वो मुंबई आ जाता। मेहता यहाँ पर आकर बीकॉम कंप्लीट करता है 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज से, जो बॉम्बे में होता है। उसके बाद बीकॉम कंप्लीट करने के बाद वो छोटा मोटा 8 साल तक वो छोटा मोटा जॉब करता है। तो वो बहुत सारा सेल्समैन का जॉब करता है, जिसमें से सेलिंग हॉजरी है, सीमेंट है, सॉर्टिंग डायमंड्स, ये सब काम करता है। फिर मेहता एज अ परफेक्ट सेल्समैन, मतलब कि पहले तो छोटा मोटा काम करता है जैसे कि सेलिंग और हॉजरी, सीमेंट, सॉर्टिंग डायमंड, ये सब का काम करता है। फिर वो पूरा कायदा से एक अच्छा तरीका से सेल्समैन काम करना शुरू करता है एज अ इंश्योरेंस सेलर, ठीक है। मुंबई का एक ऑफिस होता है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NIAC, मुंबई में है ये। वहाँ पर एज अ सेल्समैन ये काम शुरू करता है। और यही इसी कंपनी में काम करने के दौरान उसे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है और उसे इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि मुझे भी स्टॉक मार्केट का एक ट्रेडर बनना है। कुछ दिन बाद वो क्या करता है, वो रिजाइन दे देता है और वो एक ब्रोकरेज फर्म में ज्वाइन हो जाता है। यानी कि उसे वो जो काम कर रहा था एज अ सेल्समैन इंश्योरेंस कंपनी में, अब उसे काम में दिल नहीं लगा। वो उस कंपनी में रिजाइन देके एक ब्रोकरेज फर्म में ज्वाइन हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हर्षद मेहता का जिंदगी गुरु के मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट होता क्या, ये ब्रोकरेज फर्म है क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है। पहले देखिए, कोई भी एक कंपनी है जिसे मान लीजिए 10 करोड़ रुपया का जरूरत है, लेकिन उस कंपनी का जो ओनर है उसके पास 10 करोड़ रुपया नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ है। बाकी का 5 करोड़ कहाँ से आएगा? तो बाकी का 5 करोड़ के लिए वो क्या करता है, अपना शेयर इशू करता है और वो शेयर लोग खरीदते हैं और उसके बदले क्या करते हैं, उस कंपनी को वो जो ओनर है, वो जो प्रोमोटर है, जो बिजनेस शुरू करने जा रहा है 10 करोड़ रुपया का, उसे उस शेयर का बदले पैसे देते हैं। जब उसका पास वो 10 करोड़ रुपया कलेक्ट हो जाता है लोगों से अपना शेयर बेच के, फिर वो उससे बिजनेस शुरू करता है और उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो जो शेयर होल्डर है, जो उस शेयर खरीदा है, पर वो जो आम जनता जो पैसा देकर उसका शेयर खरीदे, उन लोगों को प्रॉफिट मिलता है। लॉस हुआ तो लॉस हुआ। तो ऐसे करके शेयर मार्केट काम करता है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर डिटेल्स आपको शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसा काम करता है, उसके बारे में जानकारी लेना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अभी इसलिए इतना सुन लीजिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा शेयर बिक्री होता है, लेकिन हर शेयर, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगा, ये हर किसी को पता नहीं होता। इसका लिए वहाँ पर दलाल लोग होते हैं, जिसे ब्रोकर कहा जाता है। ये दलाल लोग का काम होता है। आम जनता को तो शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है, लेकिन पैसा होता है, उन लोगों का भी चाहत होता है कि वो भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे, तो वो ब्रोकर लोग धरते हैं। ब्रोकर क्या करता है, जनता का पैसा लेके, आदमी का पैसा लेकर, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, उसे शेयर मार्केट में लगा देता और कमीशन खाता है। तो ऐसे ही एक ब्रोकरेज फर्म में हर्षद मेहता क्या होता है, ज्वाइन करता है। फिर अर्ली 1980s में वो एक लोअर लेवल का क्लर्क का जॉब भी हो जाता है ब्रोकरेज फर्म में, जिसका नाम था हरि जीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज। वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक जॉब एज अ जॉबर शुरुआत काम करता है। वो उस टाइम का ब्रोकर था प्रसन्न प्राणजीवन दास, जिसे वो अपना गुरु मानता था, ठीक है। उसी का अंडर में रह के वो एज अ जॉबर वो काम शुरू करता है। ये सब जॉबर क्या, ये सब चीज आप लोगों को अगर बोलिएगा तो मैं शेयर मार्केट के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पर बता दूंगा, ठीक है। तो वो एज अ जॉबर काम शुरू करते हैं। देखिए, जॉबर बोला जाता है ब्रोकर का ब्रोकर। ब्रोकर लोग क्या करते हैं, जनता से पैसा लेता है और बोलता है कि कौन सा शेयर में पैसा लगाना है। जो ब्रोकर होता है वो क्या करता है, ये जॉबर लोग को रखता है और बोलता है तुम्हें कौन सा शेयर को खरीदना है ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रोकर, ठीक है। तो ब्रोकर का ब्रोकर कौन है, जॉबर। तो बेसिक लैंग्वेज में समझ लीजिए। तो एज अ जॉबर काम शुरू करता है किसके अंडर में, ब्रोकर प्रसन्न प्राणजीवन दास के अंडर में, और उसे वो अपना गुरु मानता है। 10 साल के बाद वो उसका पोजीशन बढ़ते रहता है, उसका काम अच्छा रहता है और वो खुद का ब्रोकरेज फर्म शुरू कर देता है। और 1990 आते आते वो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का एक नामी ग्रामी नाम बन जाता है और लोग उसे बिग बुल कहते हैं। और जब मैगजीन छपता था बिजनेस टुडे में, वहाँ पर उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन
कह के टाइटल देकर उसे बुलाया जाता था, क्योंकि वो जो भी शेयर को हाथ देता वो शेयर का वैल्यू रातों रात आसमान छूने लगता था और लोग इंतजार करते थे हर्षद मेहता कौन सा शेयर खरीद रहा है। लोग भी उसका देखा देखी शेयर खरीदते थे और अमीर बन जाते थे। देखिए एक फर्म होता है, वो अपना एक फर्म शुरू करता है जिसका नाम है ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। वहां पर वो क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है लोगों को जिसको नॉलेज नहीं। वो क्या, ये भी जो ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट जो फर्म होता है, ये फर्म का काम होता है लोगों को एडवाइस देना, यानी कि ये भी एक ब्रोकर एज अ ब्रोकर का फर्म का तरह शुरू करता है, लोगों को एडवाइस करना है कि कौन सा शेयर में पैसा लगाना है, कौन सा शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। और ये इनसाइडर ट्रेडर का तरह भी ये काम करता था। देखिए इनसाइडर ट्रेडर क्या होता है, ये भी सब फाइनेंशियल टाइप। तो वो क्या करता था, कौन सा शेयर का दाम ऊपर जाएगा वो कंपनी के अंदर का आदमी लोग से वो टिप ले लेता था और लेकर उसका बेनिफिट उठाकर वो क्या करता था, वो शेयर खरीदता था और लोगों को बताया करता। तो वो समझ लिए शुरुआती से वो इलीगल काम में इन्वॉल्व था। अपना बिजनेस को तरक्की देने के लिए जो भी तरीका वो अपना सकता था, चाहे वो लीगल हो इलीगल, वो अपनाता था। इसका नाम सबसे पहले तब फटता है जब वो एक शेयर को खरीदता है जिसका दाम 200 रुपया होता है, लेकिन उसका खरीदने के बाद वो शेयर का 200 से वो शेयर का दाम पहुंच जाता है 9000। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है वो शेयर का दाम में। ये तो हो गया हर्षद मेहता का लाइफ के बारे में। अब इसका जो असल स्कैम था वो क्या था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए 1990s का दौर होता है। अब इंडिया का जो रूप है वो बदल जाता है, इंडिया का जो रूप है बदल जाता है इन द सेंस इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व होता है वो होता नहीं है। तो इंडिया को अपना सोना को इंग्लैंड के बैंक पे गिरवी रखकर वहां से उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह कर्ज लेकर आते और इंडिया में रिफॉर्म लाते। तो IMF जो रहता है वो इंडिया के ऊपर शर्त लगाता है कि IMF है या वर्ल्ड बैंक जो पैसा देता है वो ये बोलता है कि हम आपको ऐसे पैसे नहीं देंगे, आपको हम लोग फंडिंग तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप लोग को हमारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में वो लोग ये बोलता है कि आपको इंडिया का मार्केट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि 1990 से पहले इंडिया का मार्केट में ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट कंपनीज का था, बाहरी कंपनी का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था, प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था। ज्यादातर कंपनी सब क्या था आपका जाकर गवर्नमेंट ओन कंपनी था। तो IMF ने ये बोला कि अगर आपको चाहिए कि हम लोग आपको लोन दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मार्केट को खोलना पड़ेगा, बाहर फॉरेन प्लेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका बहुत ज्यादा विरोध भी होता है, लोग बोलते हमारा नौकरी चले जाएगा फॉरेन प्लेयर लोग आएंगे। तो जो भी हो इंडिया में अब रूप बदल रहा था, फॉरेन लोग आ रहे थे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इंडिया का जो शेयर मार्केट है ये भी बहुत ज्यादा ब्लूम कर रहा था। देखिए अर्ली 90s में इंडिया का जो बैंक था उन लोगों को अलाउ नहीं था कि उन लोग इक्विटी मार्केट में बैंक का पैसा को इस्तेमाल करें, क्योंकि इक्विटी मार्केट जो होता है शेयर मार्केट में क्या होता है, रिस्क होता है और बैंक में किसका पैसा रहता है, जनता का पैसा। तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। इंडियन जो बैंक थे ज्यादातर सब बैंक तो मतलब की पब्लिक ओन थे, यानी गवर्नमेंट बैंक थे, तो उन लोग को अलाउ नहीं था कि वो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करे। तो आखिर हुआ क्या था, देखिए हुआ ये था कि हर्षद मेहता क्या करता था, बैंक का जो एम्प्लॉय था, जो हाई प्रोफाइल लोग यानी कि मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, उन लोगों को सीटिंग करता था। मतलब हाई प्रोफाइल बैंक का जो एकदम ऊंचा दर्जा का जो आपका एक ऑफिसर होता था, मैनेजर होता था, उन लोगों को सीटिंग करता था और सीटिंग करके 15 दिन के लिए वो लोन उठाता था और 15 दिन के लिए लोन उठाने के बाद वो पैसा को वो क्या कर देता था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था और बल्क क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी पे नहीं, बल्क क्वांटिटी में शेयर खरीदता था। और कोई भी शेयर को जब बल्क क्वांटिटी में खरीदा जाएगा वो शेयर का वैल्यू जमीन से आसमान पे चले जाएगा। तो ऐसे कर करके वो क्या करता था, शेयर खरीदता था और शेयर खरीद के क्या करता था, बहुत पैसा कमाता था और पैसा जब उसका पास आ जाता था वो बैंक को पैसा लौटा देता था विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देता था। और ऊपर से जो गवर्नमेंट जो बैंक का ऑफिसर है, मैनेजर है, उन लोग को अंदर से घूस तो अलग ही उन लोग को मिलता था। तो और इसका लिए अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था कि ये हर्षद मेहता को लोन दे रहा है और वो लोन का पैसा 15 दिन के लिए वो शेयर मार्केट में लगा दे रहा है, तो ये सब पता नहीं चल रहा था। इसके लिए देखिए होता क्या था, इसे बैंक रिसीव फ्रॉड कहा गया। देखिए बैंक रिसीव फ्रॉड होता क्या, देखिए जब भी कोई भी बैंक पे आप लोन लेने जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी रखना पड़ता है और बताना पड़ता है किस काम के लिए आप ले। तो बैंक क्या करता है, रिसीव देता है कि आप लोन ले रहे हैं, आप कितना दिन के लिए लोन ले रहे हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट्स है। तो ये जो बैंक रिसीव होता था, ये चीज क्या करता था, हर्षद मेहता को बैंक देता नहीं था, क्योंकि वो लोगों को बैंक को बोला जाता था कि हर्षद मेहता ये बोलता था कि आपका जाकर मैं तो 15 दिन में पैसा लौटा दूंगा। तो उन लोग और
कुछ भी करके पैसा दे देते थे बिना बैंक रिसिप्ट का। और हर्षद मेहता जो भी सिक्योरिटी रखता था वो समझ लिए सब फॉर्ज था, यानी कि नकली था, सब जाली था। और वो जाली सिक्योरिटीज का बेस पे वो क्या करता था, हर बैंक से लोन उठाता था। और बैंक वाले लोग भी मिले हुए थे हर्षद मेहता का साथ, तो क्या करते थे, बिना बैंक रिसिप्ट उसे लोन दे दिया करते थे, क्योंकि उसे उन लोगों को पता था 15 दिन में पैसा आ जाएगा। हम लोग का जो फाइनेंस का जो साइकिल है वो कभी भी रोलिंग होते रहेगा, क्योंकि हम लोग को हर 2 हफ्ता में हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंडिंग को रीएलोकेट करने पड़ता है। ठीक है, ये सब फाइनेंशियल टर्म है। बैंक को 15-16 दिन में अपना फंड को रीएलोकेट करने पड़ता है, सब कुछ चेंजेस करते रहने पड़ता है, फंड का हिसाब देना पड़ता है। तो बैंक को ये लगता था कि 15 दिन में तो 16 दिन का 15 दिन में पैसा आ जाएगा, 15 दिन से पहले ही पैसा आ जाएगा, तो हम लोग को जो फंड में जो कमी है वो पता किसी को नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को कभी पता नहीं चलेगा कि, या जो हम लोग का जो और उच्च अधिकारी है उन लोग को कभी पता नहीं चलेगा कि हम लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अच्छा कमाई था। बैंक का जो ऑफिसर थे उन लोग का अच्छा कमाई था, तो उन लोग का कमाई चल रहा था। लेकिन होता क्या, अगर आप लोग ने स्कैम 1992 वेब सीरीज देखे हो तो आपको पता है कि वहां पर एक बेयर भी एक टर्म है, बेयर मतलब जंगली जानवर नहीं। जिस तरीके से हर्षद मेहता एक बिग बुल था जो शेयर का दाम को हमेशा ऊपर ले जाना चाहता था, तो उसी तरीके से बेयर होता है जो चाहता है कि शेयर का दाम हमेशा नीचे रहे। तो वो बहुत लॉस हो रहा था हर्षद मेहता का वजह से। तो वो क्या किया, हर्षद मेहता को नीचे दिखाने के लिए, उसको भी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि हर्षद मेहता ऐसा काम कर रहा है, तो वो क्या कर दिया, स्टॉक मार्केट में हड़ताल करा दिया, स्ट्राइक करा दिया। और स्ट्राइक को इतना लंबा कर दिया कि उसका टाइम बढ़ गया। तो ऐसे वो टाइम पे पैसा लौटा नहीं पाया, और पैसा ना लौटाने पे ये सब खुलता है। लेकिन ये जो हर्षद मेहता रहता है, इसका जो इन्फॉर्मेशन लीक करने में सबसे बड़ा हाथ होता है आपका जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक जर्नलिस्ट जिसका नाम है सुचेता दलाल। वो क्या करती है, वही क्या करती है, अपना कॉलम में लिखती है, 23 अप्रैल 1992 का कॉलम में लिखती है, मेहता जो है वो बैंकिंग सिस्टम का जो लूप होल है उसका फायदा उठाकर वो पैसा को क्या कर रहा है, शेयर मार्केट में लगा रहा है और बेनिफिट कमा रहा है। और यहीं से उसका फ्रॉड का समझ लिए कि लीक होता है और उसके बारे में लोगों को पता चलता है और ये फ्रॉड सामने आता है। असल में देखा जाए ये जो सुचेता दलाल होती है वही ये फ्रॉड को उसका सामने लाती है। फिर उसके बाद तो फिर कमेटी बैठता है, संसद में बहुत ज्यादा बवाल भी होता है, उसके लिए अलग से टीम बैठाया जाता है कि इसके ऊपर कानून लाया जाए। फिर उसके बाद जो सेबी होता है, 1992 से पहले सेबी जो था उसको कोई भी स्टैट्यूटरी मतलब लीगल उसका पास कोई ताकत नहीं था स्टॉक मार्केट को मैनेज करने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट 1992 से पहले स्टॉक मार्केट को कोई भी एक जो होता है ना सरकारी फर्म जो पूरा तरीका से शेयर मार्केट को कंट्रोल करे, ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं। सेबी था 1998 में सेबी बना था, लेकिन सेबी के पास इतना ताकत नहीं था कि वो पूरा स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करे। लेकिन 1992 में सेबी को बकायदा जाकर स्टैट्यूटरी पावर दिया गया और सेबी को बोला गया कि अब आप पूरा तरीका से मैनेज करिए शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को। क्योंकि 1992 से पहले चाहे वो बिग बुल हो या बेयर हो, उन लोग अपना दम पे, जो भी ब्रोकर होता था, जो हाई प्रोफाइल ब्रोकर होता था, उन लोग अपना पैसे के दम पे मार्केट को फ्लक्चुएट करता था, मार्केट को मैनिपुलेट करता था। और इसमें लॉस किसका होता था, आम जनता का लॉस होता है, क्योंकि आम जनता तो रैट रेस में पार्टिसिपेट करते। जैसा देख रहे जो फेमस आदमी है, जब वो फेमस आदमी शेयर खरीद रहा है तो उसको देखा देखी शेयर खरीदेंगे, जब वो बेच रहा है तो लोग उसको बेचेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब शेयर का दाम एकदम से नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, लोगों को नुकसान होता है और लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हर्षद मेहता टाइम पे बैंक को लोन नहीं चुका पाया और वो जो शेयर फ्रॉड तरीके से वो शेयर खरीदता था, जिसका वजह से शेयर का दाम नीचे से आसमान चले जाता था। अब वो शेयर तो असल में तो फ्रॉड शेयर था, अब वो शेयर का दाम तो नीचे ही रहा, तो लोगों का पैसा जो उस कंपनी में लगा था वो सब डूब जाता है। देखिए हर्षद मेहता करता था क्या, पहले तो बता दिया कैसे करके बैंक से पैसा लेता था। अब वो क्या करता था, ऐसा कंपनी के शेयर को वो ऊपर लेके जाता था जिसका कोई भी मार्केट में दाम नहीं था। अब ऐसा कंपनी जो बहुत पहले बंद हो चुका, जिसका कोई समझ लीजिए कि काम नहीं चल रहा है, बंद ऑफिस असली नाम है उस कंपनी में, उसका कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या करता था, उसका नाम का इस्तेमाल करके उसका शेयर को बल्क क्वांटिटी खरीदता था। और लोग जब कोई भी चीज को बल्क क्वांटिटी में खरीदेगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो लोग खरीदते थे और वो क्या करता था, वो शेयर को बेच के निकल जाता था, प्रॉफिट कमा लेता था। और बाद में वो शेयर का दाम बढ़ता नहीं था तो वो गिर गया और लॉस हो जाता था। लेकिन हर्षद मेहता क्या करता था, वो शेयर का दाम गिरे नहीं, हमेशा ऊपर रहे, लोग इन्वॉल्व रहे, तो वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता था और शेयर को खरीदते रहता था, ताकि जो शेयर का दाम है वो कभी गिरे नहीं और उसका स्कैम को कभी भी सामने ना आ सके। लेकिन ये सुचेता दलाल जो रहती है वो उसका एक स्कैम को सामने ला देती है। और स्कैम 1992 जो वेब सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि जो गवर्नर होते हैं वो भी मदद करते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन देने में। तो ये सब चीज होता है और एक फ्रॉड सामने आता है। ये फ्रॉड 4000 करोड़ का होता है। 4000 करोड़ एक काफी ह्यूज अमाउंट था
1990s के दौर पे इतना बड़ा स्कैम वो किया था, जिसमें से वो 90 ऐसा फेक कंपनी का शेयर को वो आसमान पे ले गया था जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। अगर आपको इसमें बहुत ऐसा बात है जो अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगर आप बोलिएगा तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं शेयर मार्केट कैसा काम करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, बिग बुल कौन होता है, बेयर कौन होता है, इन लोगों का काम क्या है, कैसे करके मार्केट को फ्लक्चुएट किया जाता है, ये सब के बारे में अगर जानकारी लेना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक लेकर आऊं, बताइएगा तो मैं आप लोगों को फाइनेंशियल टर्म्स सिखाऊंगा और बताऊंगा कि चाहे बैंक वो कैसा काम करता है, इकोनॉमी कैसा चलता है किसी भी देश का, वो सब के ऊपर भी मैं वीडियो ला सकता हूँ। तो आप लोग हमारा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपका स्कैम से रिलेटेड हो, दुनिया में कोई भी चीज जो चल रहा है हर एक चीज से रिलेटेड मैं वीडियो ला सकता हूँ। बस आप लोगों का साथ का जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और भी अगर कोई स्कैम के बारे में आप लोगों को जानना है, मालूम करना है, तो नीचे कमेंट्स में बताइए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो को लेकर आऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।